हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनल्स ट्यूटोरियल्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी, चाहे वो ऑब्स्टेट्रिक्स का हो, चाहे वो गायनेकोलॉजी का हो, आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक्स है उनका सबका एक निचोड़ बना के आपको वो लेक्चर दूंगी। तो पिछली बार जो पहला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया एनाटॉमी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स, जिसको कि मैंने शॉज जो कि आपकी टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी है, डीसी दत्ता जिसमें कि गायनेकोलॉजी का एनाटॉमी का लेक्चर है, और साथ में मैरो जो बच्चे नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं जो मैरो के नोट से पढ़ते हैं, इन तीनों का निचोड़ बना के हमने पिछली बार 1 घंटे का लेक्चर एनाटॉमी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स पढ़ा था। हिस्टोलॉजी मैंने डिस्कस नहीं करी थी क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया था। तो आज हम सिर्फ यूट्रस, सर्विक्स और ट्रांसफॉर्मेशन जोन यानी कि टीजेड की हिस्टोलॉजी यानी कि पैथोलॉजिकल जो उसका एग्जामिनेशन होता है, जो सेल्स होते हैं, मोटा मोटा जितना आपको जानना चाहिए वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस। अब हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था कि यूट्रस की 3 लाइनिंग्स होती हैं। मेन जो होती है वो मस्कुलर लेयर होती है, जिसको कि हम पिछली बार बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 3 टाइप के मसल्स होती हैं। बाहर की जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, वो सर्विक्स से लेके यूट्रस की बैक साइड तक पूरा ऐसे कवर करके रहती है। बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके ऊपर एक मीजोथीलियम रहती है जो कि मीजोडर्म से डेवलप होती है, ठीक है। और ये मीजोथीलियम क्या होती है? फ्लैट क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, नॉर्मली सिंगल लेयर रहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले बार बताया था, यूट्रस में ये बहुत वेल डिफाइंड लेयर नहीं होती है, स्पेशली जब तक लेडी रिप्रोडक्टिव लाइफ में नहीं पहुंच जाती है, तब तक ये लेयर बहुत थिन रहती है। ओके, तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमने सेरोसा और मायोमेट्रियम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब हम आज बात करेंगे एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनिंग है यूट्रस की। ओके, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है बेसिकली उसको बोलते हैं, उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सेल्स जो कि सरफेस एपिथेलियम है, सरफेस एपिथेलियम को लाइनिंग भी बोलेंगे। सरफेस एपिथेलियम मिक्स्ड सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है। मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के जो अंदर का जो पोर्शन होता है, जहां पर हॉलो एरिया होता है, जहां से सिक्रीशंस निकलते हैं, पिछली बार हमने डिस्कस किया था एंडोमेट्रियल सिक्रीशंस निकलते हैं। एंडोमेट्रियल सिक्रीशंस बहुत कम होते हैं, विजाइना में सबसे ज्यादा सर्वाइकल सिक्रीशंस होते हैं, जो हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जहां भी सिक्रीशंस यानी कि वाटरी डिस्चार्ज कुछ निकलता है वो कॉलमनार सेल्स बनाते हैं। तो कॉलमनार सेल्स एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं। एंडोमेट्रियम में ये मिक्स्ड क्यों होते हैं? कुछ सीलिएटेड होते हैं, कुछ नॉन सीलिएटेड होते हैं। नॉन सीलिएटेड यानी कि जिन सेल्स में सीलिया यानी कि बाल, जो हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स है वो नहीं होते हैं। अब ये बाल क्यों जरूरी होते हैं? जब हमको कोई ना कोई मूवमेंट अंदर करवाना हो, जैसे मैंने आपको बताया था नोज में, जैसे अंदर सर्विक्स में जो सीलिया है वो स्पर्म को हेल्प करता है ऊपर जाने में। फैलोपियन ट्यूब को हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें भी सीलिया होता है, वो एग और स्पर्म को आगे और पीछे प्रोपल्सिव एक मूवमेंट करवाते हैं, क्योंकि वो सीलिया का यही काम होता है। तो जहां सीलिया की जरूरत है वहां सेल्स सीलिएटेड होते हैं, जहां सीलिया की जरूरत नहीं है वो नॉन सीलिएटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लैंड्स पे आ जाए, जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिंपल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। ट्यूबुलर यानी कि कॉलमनार सेल्स, उनके बेस पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ से सिक्रीशंस निकलते हैं। क्योंकि ये ग्लैंड्स हैं तो सिक्रीट करेंगे, लेकिन इनमें सीलिया की जरूरत नहीं है, तो ये नॉन सीलिएटेड होते हैं। सीलिएटेड कौन से होते हैं? जो लाइनिंग एपिथेलियम जो अंदर की तरफ यूट्रस की जो इनर की तरफ, इनर कैविटी की तरफ प्रोट्रूड करती है। तो जो ऊपर वाली लेयर है जो कि स्पर्म के या ओवम के कॉन्टैक्ट में आती है, या जाइगोट के जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके कॉन्टैक्ट में आती है, वो सीलिएटेड होगी, क्योंकि उसका काम है सही डायरेक्शन पे एग और स्पर्म को भेजना। ओके, तो सरफेस लाइनिंग जो है, सरफेस एपिथेलियम, ये टॉल कॉलमनार सेल्स हैं। इनको लो कॉलमनार सेल्स भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। जो एंडोमेट्रियम है उसमें जो कॉलमनार एपिथेलियम है उसमें बहुत ज़्यादा सिक्रीशन नहीं बनता है। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, एंडोमेट्रियम का मेन काम होता है जो मेंस्ट्रुएशन के समय जो टिश्यू निकलता है उसको बनाना, उसको शेड ऑफ करना और उसके बाद वापस से रीजनरेट करना। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो यही एंडोमेट्रियम डेवलप होके बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसका ज़्यादा सिक्रीशन का काम नहीं है, तो सिक्रीशन का काम नहीं है, इसलिए इसके जो सेल्स हैं वो छोटे होते हैं, हाइट में कम होते हैं। तो इसलिए हाइट में कम होते हैं, इसलिए उसको लो कॉलमनार बोलते हैं। सर्विक्स में यही चीज़ हाई कॉलमनार हो जाती है, क्योंकि सर्विक्स का मेन काम है सिक्रीशंस यानी कि मॉइस्ट रखना, वेजाइना को मॉइस्ट रखना। ओके, तो ये होते हैं सिंगल लेयर ऑफ आइदर सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। अगर अंदर वाली लाइनिंग की बात कर रहे हैं जो कैविटी की तरफ है तो सीलिएटेड हुआ, लो कॉलमनार एपिथेलियम, क्योंकि इनका सिक्रीशन बहुत कम होता है। ओके, तो लाइनिंग सरफेस जो एपिथेलियम है ग्रॉसली अगर देखा जाए तो इसको 2 तरह से डिवाइड किया गया है। सुपरफिशियल में 2 लेयर्स होती है, स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम। और जो बेसल लेयर होती है जो बिल्कुल मायोमेट्रियम के पास होती है, मायोमेट्रियम से सटी हुई होती है, यानी कि मसल्स के जस्ट पास वाली लेयर होती है,
स्ट्रेटम बेसालिस, क्योंकि ये बेसल लेयर होती है। जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये दोनों लेयर्स शेड ऑफ हो जाती हैं, ये दोनों निकल जाती हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ। ब्लड में ये टिश्यू भी निकलता है, सेल्स निकलते हैं, साथ में बैक्टीरिया निकलते हैं, म्यूकस प्लग्स निकलते हैं, ग्लैंड्स टूट के निकलते हैं, लैमिना प्रोप्रिया का जो स्ट्रोमा होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये सब निकलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये सुपरफिशियल दोनों लेयर स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, जो कि आप टुगेदर जिनको बोलते हैं फंक्शनल लेयर, इनको दोनों को मिला के फंक्शनल लेयर बोला जाता है। क्यों फंक्शनल? क्योंकि इनका फंक्शन है कि मेंस्ट्रुएशन के समय 4-5 दिन में झड़ जाए, पूरा यूट्रस जो है, पूरा एंडोमेट्रियम खाली हो जाता है, सिर्फ बेसल लेयर रह जाती है और ये वापस से इसको रीजनरेट करती है, कॉम्पैक्टम और स्पॉन्जियोसम को वापस से रीजनरेट करती है। तो इसलिए ये दोनों सुपरफिशियल लेयर्स को बोलते हैं फंक्शनल लेयर और ये होती है बेसालिस, जो कि मायोमेट्रियम के बिल्कुल बगल में होती है। ओके, तो ये तो हो गया यूट्रस की हिस्टोलॉजी, यानी कि एंडोमेट्रियम की हिस्टोलॉजी। अब क्या रह गया आपको बताना, इनकी जो थिकनेस है वो जरूरी है। बेसल लेयर सिर्फ 1 मिलीमीटर होती है, 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये जो सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं इनकी थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन के जस्ट बाद जब ये पूरी झड़ चुकी होती है तो कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ बेसालिस बचती है। धीरे धीरे ये 2.5 to 3.5 मिलीमीटर हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन के जस्ट पहले ये 10 मिलीमीटर्स तक पहुंच सकती हैं। तो ये 10 मिलीमीटर्स तक पहुंच सकती हैं। ओके, डिफरेंस देखिए, ये 1 मिलीमीटर है और ये 10 मिलीमीटर है, क्योंकि इसको मेंस्ट्रुएशन के समय निकलना होता है। कुछ लोगों को ये ज़्यादा बनती है, जैसे जैसे आप आगे लेक्चर्स मेरे सुनेंगे, हर लेडी में ये जो फिगर्स हैं ये बराबर नहीं होते। किसी किसी को 16, 20, 25 मिलीमीटर्स तक भी ये लेयर बन जाती है, इसलिए उनको हैवी पीरियड्स होते हैं, क्लॉट्स निकलते हैं, टिश्यू बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये जो मोटा मोटा मैंने बताया 8 to 10, ये एक एवरेज लेडी को बनता है 8 to 10 मिलीमीटर जस्ट बिफोर मेंसेस, और नॉर्मल अगर एवरेज इसकी थिकनेस ली जाए तो 2.5 to 3.5 मिलीमीटर्स होती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रोमा और ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स तो मैंने आपको बता दिए कि ग्लैंड्स जो है नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होते हैं, कॉलमनार सेल्स होते हैं क्योंकि इसमें सिक्रीशन बनेगा, और ये कभी कभी ये स्ट्रोमा में तो पेनिट्रेट करते ही हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, जो सरफेस एपिथेलियम होती है, उसके बीच बीच में स्ट्रोमा और लैमिना प्रोप्रिया होता है। तो लैमिना प्रोप्रिया जो है ये ग्लैंड्स और स्ट्रोमा को मिला के बनता है। ओके, तो अगर सेल्स ऐसे हैं, ऐसे सेल्स बने हुए हैं, ये टॉल कॉलमनार सेल्स है, तो इनके बीच का जो टिश्यू है, इनके जो बीच का टिश्यू है, ये लैमिना प्रोप्रिया है। इस लैमिना प्रोप्रिया में ऐसे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं और बीच बीच में स्ट्रोमा भी होता है। स्ट्रोमा में सिंपल ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, नर्व्स होती हैं और स्ट्रोमल सेल्स होते हैं जो कि फ्लैटेंड सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ पार्ट मेंस्ट्रुएशन के समय निकल जाता है। ग्लैंड्स हमने डिस्कस कर लिया। ग्लैंड्स का मैं बता रही थी, ये इसको पेनिट्रेट करता है स्ट्रोमा को। अब क्योंकि ये स्ट्रोमा है पूरा, ये पूरा स्ट्रोमा है, तो ग्लैंड्स ऐसे ऐसे पेनिट्रेट करके इसके अंदर जो सिक्रीशंस है वो देता है, वहां से निकलते हैं। और कभी कभी इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है अंदर की तरफ कि मायोमेट्रियम में भी चला जाता है। तो ये एंडोमेट्रियम हो गया, ये यूट्राइन कैविटी हो गई, ये मायोमेट्रियम हो गया, तो मायोमेट्रियम तक चला जाता है। तो ये पेनिट्रेट करके मायोमेट्रियम तक जाता है, और अगर ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाएगा तो इसको एडिनोमाइसिस भी बोलते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियम का कुछ पार्ट मायोमेट्रियम में चला जाता है। इसीलिए कई बार मायोमेट्रियम में लेक्स और ग्लैंड्स दिखते हैं जो कि सोनोग्राफी में दिखते हैं और हिस्टोलॉजी में पैथोलॉजिस्ट को दिखते हैं। अब हम लास्ट क्या डिस्कस करेंगे यूट्रस में? अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी नॉर्मल थिकनेस, ये पूरे की नॉर्मल थिकनेस कब कैसे चेंज होती है। तो बिफोर जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि सोचो मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट शुरू हुई है, 4-5 दिन में पीरियड्स बंद हो गए, पीरियड्स के जस्ट बाद इस लेयर की थिकनेस होती है 1 to 2 मिलीमीटर। ओके, इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस 1 to 2 मिलीमीटर होती है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होती है। जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता है, आपको पता है कि 28 डेज की साइकिल में 14 दिन पे, यानी कि बीच मिड साइकिल में ओवुलेशन होता है। उसके पहले वाला फेज प्रोलिफरेटिव होता है। प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है 4th डे से, 4th या 5th डे से, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो 5th डे से लेके 14th डे, यानी कि 10 डेज का प्रोलिफरेटिव फेज होता है, जिसमें कि अर्ली पीरियड शुरू के 4-5 दिन में 5 to 7 मिलीमीटर हो जाता है ये थिकनेस एंडोमेट्रियल। अगर आप सोनोग्राफी करेंगे तो पेशेंट की जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है 5 to 7 मिलीमीटर आएगी। जब प्री ओवुलेटरी फेज आता है, यानी कि लेट फॉलिकुलर फेज, यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज अब खत्म होने वाला है और बहुत ज़्यादा थिकनेस आ चुकी है, ओवुलेशन होने वाला है, तब ये हो जाता है 11 मिलीमीटर। ओके, 11 मिलीमीटर होता है ये इमीडिएटली बिफोर ओवुलेशन, यानी कि मिड साइकिल में।
ओवुलेशन के बाद क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है तो ये इसको थोड़ा सा और या तो मोटा करेगा या फिर इसको मेंटेन करेगा उतने पे ही। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि जो इतना थिक एंडोमेट्रियम हो गया है उसमें ब्लड वेसल्स को ऐसे अरेंज करे कि ये बच्चे को सपोर्ट कर पाए अगर लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो, ठीक है। और अगर नहीं भी प्रेग्नेंट होती है तो भी अगले 14 दिन जब तक पीरियड्स नहीं आते प्रोजेस्टेरॉन इसको संभाल के रखता है, इस एंडोमेट्रियम को, इसको स्टेबलाइज करता है, इसको शेड ऑफ नहीं होने देता, इसको टूटने नहीं देता। तो इसको सिक्रीटरी फेज बोलते हैं, लूटियल फेज बोलते हैं। उसमें थिकनेस 7 से 16 मिलीमीटर बताई गई है आपकी टेक्स्ट बुक में। ये वेरी करती है, आपने देखा 7 to 16 यानी कि करीब 9 मिलीमीटर का रेंज है। तो ये बिकॉज हर लेडी की एंडोमेट्रियम अलग होती है। 7 तो होना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि अगर प्रोलिफरेटिव फेज के एंड में 7 भी नहीं होगा तो उसको पीरियड्स कैसे आएंगे। 7 तो होना ही चाहिए। और किसी किसी का 16 से ऊपर भी चला जाता है, 20-25 जैसे कि मैंने बताया। और जस्ट इम्प्लांटेशन के समय जब इम्प्लांटेशन हो रहा था, मान लीजिए कि लूटियल फेज में 7 to 16 मिलीमीटर हो गया और पीरियड्स नहीं आया और पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई, लेडी प्रेग्नेंट हो गई, उस समय उसका जो एंडोमेट्रियम है वो अराउंड 11 मिलीमीटर होता है। ये सब वेरी करता है। ये मैं फिगर्स आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में है तो आपको ये फिगर्स याद होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज में आते हैं। डीसी दत्ता, शॉज, मैरो, इन सब से एक मैंने पूरा एक बना के निचोड़ आपको दिया है जिससे कि आपको सारे एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर सको। तो 1 to 2 मिलीमीटर जस्ट आफ्टर मेंसेस, मेंसेस खत्म होते ही, 5 to 7 मिलीमीटर अर्ली फॉलिकुलर फेज, 11 मिलीमीटर जस्ट बिफोर ओवुलेशन, प्री ओवुलेटरी फेज यानी कि लेट फॉलिकुलर फेज, लूटियल फेज में यानी कि सिक्रीटरी फेज में 7 to 16, जस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन 11 मिलीमीटर। ओके, अब हम आते हैं सर्विक्स की हिस्टोलॉजी पे। सर्विक्स की हिस्टोलॉजी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चेदानी का मुंह यानी कि यूट्रस का जो मुंह होता है, ये हम लोग नॉर्मली जो लैंग्वेज यूज करते हैं पेशेंट्स को समझाने के लिए, यूट्रस का जो लोएस्ट पोर्शन है दैट इज सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स जैसे कि मैंने इस डायग्राम में बनाया है, ये मल्टीपैरा का सर्विक्स है क्योंकि इसके सर्विक्स के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर लिप। ये नलीपैरा है जिसका सर्विक्स बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो दोनों में ही क्या होता है, विजाना को परफोरेट करके नीचे आता है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन छोटा सा रह गया वो सुप्रा विजानल सर्विक्स है, जो नीचे विजाना में आ चुका है नीचे से दिखता है वो पोर्शियो विजानालिस है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, जो अंदर है पेट के उस पर तो ऊपर मीजोथीलियम होगा, ये हमने डिस्कस किया था क्योंकि ये यूट्रस से कनेक्टेड है, ठीक है। ऊपर का जो पोर्शन है, जो बाहर का पोर्शन है, जो अंदर की लाइनिंग नहीं है, जो ग्लैंड्स नहीं है, जो सिंपली बाहर है, उसका काम सिर्फ होता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के ऊपर मीजोथीलियम हो गया यानी कि फ्लैट क्यूबॉइडल सेल्स, यही चीज बाहर कंटिन्यू करेगी। इसको भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सेल बोलेंगे, ठीक है। जो बाहर की जो लाइनिंग है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होती है। और एक बार अगर ये विजाना के बाहर आ गई, जो कि कुछ लोग जानते होंगे जिसको कि प्रोलैप्स बोलते हैं, कभी कभी जब सर्विक्स विजाना के बाहर आ जाता है उसको प्रोलैप्स यूट्रस बोलते हैं। तो जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, क्योंकि अभी ये एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं है, अभी विजानल ओरिफिस के अंदर है, सिर्फ हम स्पेकुलम डालेंगे तो दिखेगा, मॉइस्ट है। जहां ये एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो केराटिनाइज्ड हो जाएगा। तो अभी ये नॉन केराटिनाइज्ड है, NK, ओके, नॉन केराटिन। मैं ज़्यादा जोर से नहीं लिख पा रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा ये बोर्ड हिल रहा है मेरा। नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड मतलब कि एक तो स्क्वैमस एपिथेलियम इसका टाइप हो गया, स्क्वैमस यानी कि ऐसे फ्लैट वाले सेल्स, ठीक है, ऐसे ऐसे वाले सेल्स, और क्यूबॉइड भी ऐसे ही करीब करीब होते हैं। कॉलमनार होते टॉल, जो कि अंदर आते हैं। तो जो बाहर की जो एपिथेलियम है दैट इज मीजोथीलियम, जो कि मीजोडर्म से बनती है। बाहर आके स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस हो जाती है यानी कि मल्टीपल लेयर्स बन जाती है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर। जब वो सिंगल लेयर होती है तो सिंपल एपिथेलियम होती है। तो सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में क्या फर्क है कि मल्टीपल लेयर्स आती है, वो स्ट्रैटिफाइड हो जाती है। और बाहर इसलिए स्ट्रैटिफाइड होती है क्योंकि अब ये विजाना में आ गए तो इसको प्रोटेक्शन की ज़्यादा जरूरत है। इसको लगातार इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सेक्शुअल एक्टिविटी के समय बहुत सारी चीज़ें प्लस डिलीवरी, तो इसको ट्रॉमा बहुत सहना पड़ता है। तो जब इतना ज़्यादा ट्रॉमा सहना पड़ता है तो बॉडी अपनी लेयर्स बढ़ा देती है। तो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है इसकी बाहर की लाइनिंग हो गई और एब्रप्टली अंदर की जाके चेंज होती है। एब्रप्टली यानी कि सडनली स्क्वैमस से कॉलमनार बन जाती है, सडनली एब्रप्ट चेंज होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन, TZ, जिसको कि अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। TZ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन जोन इसलिए है क्योंकि ये स्टैटिक नहीं रहता, ये डायनेमिक होता है, ये बार बार चेंज होता है। यानी कि ये जो जंक्शन है जहाँ पर एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स मिलते हैं उसको TZ बोलते हैं। जैसे ही हम अंदर गए एंडो सर्विक्स डार्क रेड कलर का दिखता है, बाहर पिंकिश होता है। बाहर पिंकिश इसलिए है क्योंकि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, अंदर कॉलमनार है तो ये एकदम डार्क रेड दिखता है। और अंदर वाला सीलिएटेड हाई कॉलमनार है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। सीलिएटेड इसलिए क्योंकि अंदर सीलिया की जरूरत है स्पर्म को ऊपर भेजने के लिए, और
जो भी गंदगी या जो म्यूकस प्लग्स होते हैं या फिर कोई बैक्टीरिया, जो अनहेल्दी बैक्टीरिया या कोई डर्ट अंदर घुस गई है, जो कोई अनवांटेड चीज़ अंदर घुस गई है, तो उसको बाहर सिक्रीशंस के साथ फेंकने का काम सीलिया का होता है। स्पर्म को ऊपर ले जाने के लिए हमने पिछली बार डिस्कस किया था, सीलिया की जरूरत होती है। ये सीलिएटेड होते हैं। ये हाई कॉलमनर क्यों होते हैं? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सिक्रीशन बनाना होता है। यूट्रस में, एंडोमेट्रियम में लो कॉलमनार है, इसमें हाई कॉलमनार है, क्योंकि मैक्सिमम सिक्रीशन सर्विक्स का यहीं से आता है, और ये हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सीलिएटेड हाई कॉलमनार सेल्स होते हैं अंदर के एंडोसर्विक्स की। दिस इज एंडोसर्विक्स, दिस इज एक्टोसर्विक्स, दिस इज सुप्राविजाइनल सर्विक्स एंड दिस इज पोर्शियो विजाइनालिस, जो कि विजाइना में प्रोट्रूड कर रहा है, लेकिन विजाइना के बाहर नहीं है, एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं है, विजाइना के अंदर है। ठीक है, अब इसमें जो ऊपर वाले होते हैं ये सीलिएटेड होते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, सीलिएटेड सेल्स सारे नहीं होते। अगर कॉलमनार की लेयर्स हैं तो जो नीचे वाले सेल्स हैं, जो दबे हुए हैं, जो डायरेक्टली अंदर कैविटी में नहीं है, उनको सीलिया की क्या जरूरत है? उनको बाल की जरूरत ही नहीं है। तो जो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एंडोमेट्रियम में बताया था, एंडोमेट्रियम में जो बाहर की तरफ कैविटी में प्रोट्रूड कर रहे हैं वो सीलिएटेड होते हैं। तो जो टॉप मोस्ट लेयर है वो सीलिएटेड होती है, नीचे वाले दबे होते हैं, उनका काम सिर्फ सिक्रीशन होता है, वो उनमें सीलिया नहीं होता है। सिमिलरली एंडोमेट्रियम में भी ऐसी होता है, जो बाहर वाले होते हैं उनमें, जो टॉप वाले होते हैं उनमें सीलिया होता है। ठीक है, वो लो कॉलमनर होते हैं, ये हाई कॉलमनर होते हैं। बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, अब आर्बोर विटे मैंने सबसे ऊपर लिखा है। कभी आपने अगर कभी अपनी डॉक्टर को, जहां आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर किसी को देख रहे हैं, ऑब्जर्व करते, कॉल्पोस्कोपी अगर करते हुए देखा है, तो आपको देखिएगा कि ऐसे ट्री टाइप पैटर्न होता है। एंडोसर्विक्स में घुसते ही ना ऐसे ट्री टाइप पैटर्न दिखते हैं, ऐसे म्यूकोजल फोल्ड्स दिखते हैं, ऐसा लगता है पेड़ की शाखाएं हैं। इसको बोलते हैं आर्बोर विटे। ऐसी शाखाएं दिखती हैं, क्योंकि क्या होता है, ये फोल्ड्स होते हैं, ये फोल्ड्स होते हैं सीलिएटेड इस क्यूबिकल एपिथेलियम के, जो कि इस तरह से फोल्ड्स बना बना के आपके आर्बोर विटे बन जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से निकलते हैं? ये मीडियन रिज होती है। दोनों जो एंडोसर्विक्स और दोनों तरफ की है ना, जैसे ये एंटीरियर हो गया और ये पोस्टीरियर हो गया, दोनों में ऐसे मीडियन रिज निकलती है। ये बेसिकली जो म्यूकोजल सेल्स हैं उनके फोल्ड्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है अंदर, तो अंदर ये ऐसे ऐसे फोल्ड्स बना के ऐसे फोल्ड्स बने हुए होते हैं। अगली बार जब आपकी डॉक्टर हिस्टेरोस्कोपी करेंगी या कॉल्पोस्कोपी करेंगी तो उनको बोलना आपको ये फोल्ड्स दिखाएंगी, बहुत क्लियरली दिखते हैं। पता चल जाता है कि आप सर्विक्स के अंदर अपना कैमरा लेके जा चुके हैं। हिस्टेरोस्कोपी में क्लियरली दिखते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं median ridge on both the anterior and posterior surface of the canal from which transverse folds, transverse ऐसे रन करते हैं, रेडिएट करते हैं, और इनको बोलते हैं आर्बोर विटे। तो आर्बोर विटे जब भी आए यानी कि एंडो सर्विक्स की बात हो रही है, सर्विक्स के अंदर वाले पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब कॉलमनार सेल्स मैंने बता दिया टॉप वाले सीलिएटेड होते हैं, इनके नीचे कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलमनार सेल्स जो होते हैं ऐसे लंबे लंबे, उनके बेस में न्यूक्लियस होता है, उनके बेस पे कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो क्यूब की तरह दिखते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मेटाप्लेजिया, जो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन में डिस्कस करेंगे। मेटाप्लेजिया यानी कि कोई भी ट्रॉमा या एसिडिक चेंज या हार्मोनल चेंज आया तो ये सेल्स अपना टाइप चेंज कर देते, कॉलमनार से ये स्क्वामस की तरफ सडनली चेंज हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। और ये वाले जो बीच के जो नीचे वाले सेल्स है क्यूबॉइडल, ये इसमें हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो ऊपर वाले वो सीलिएटेड हो गए। पैचेस ऑफ क्यूबॉइडल यानी कि बेसल या फिर रिजर्व सेल्स, बेसल सेल्स, रिजर्व सेल्स या क्यूबॉइडल सेल्स, ये कॉलमनार एपिथेलियम के नीचे रहते हैं और ये मेटाप्लेजिया में हेल्प करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन को बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, अब इसमें और एंडोमेट्रियम में क्या क्या डिफरेंस हमने देख लिया। एक तो टॉल वो होते लो कॉलमनर, ये होता है हाई कॉलमनर। दूसरी चीज, इनमें स्ट्रोमा नहीं होता, उसमें स्ट्रोमा होता है एंडोमेट्रियम में, क्योंकि ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लैमिना प्रोप्रिया में जो स्ट्रोमा होता है उसमें बहुत कुछ होता है, इसमें ये सब नहीं होता है। इसमें सिंपली ये जो सेल्स हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं। तो बाहर की तरफ हो गया मेसोथीलियम, अंदर हो गए टॉल कॉलमनर, कॉलमनर के बेस में हो गए क्यूबॉइडल जो कि मेटाप्लेजिया कराते हैं और डायरेक्टली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं। जब आप कैंसर पढ़ेंगे, कैंसर ऑफ सर्विक्स कैसे स्प्रेड करता है, तो आपको पूरी लेयर्स समझ में आएंगी कि कैसे कैंसर ऑफ सर्विक्स स्टेज 1 से स्टेज कार्सिनोमा इन सीटू और स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक जाता है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रोमा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी चीज,
प्रेगनेंसी के समय जो चेंजेस आते हैं वो अलग होते हैं, एंडोमेट्रियम के चेंजेस अलग होते हैं, सर्विक्स के चेंजेस अलग होते हैं। सिमिलरली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो 21 डेज की पिल्स हम लोग देते हैं पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, उसके भी चेंजेस एंडोमेट्रियम पे अलग हैं, सर्विक्स पे अलग है। ये मैं आपको बताऊंगी अभी। एंडोसर्वाइकल लाइनिंग डज नॉट एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस लाइक एंडोमेट्रियम। पीरियड्स के साथ जो एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं, जो हमने अभी पढ़े कि 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर एंड देन 10 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर, ये सारे चेंजेस इसमें नहीं आते। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ सर्विक्स में कोई खास चेंज नहीं आता। सिर्फ जो मैंने बताया था, ओवुलेशन के समय सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि उस समय सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है और बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करती है, तो सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूकस प्लग बना हुआ रहता है जिससे कि अंदर एंट्री किसी चीज़ की हो ना सके, लेकिन जब स्पर्म की एंट्री होनी होती है तो ये सारे जो ग्लाइकोप्रोटीन से अलाइन हो जाते हैं और सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। ये सब हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज़्यादा स्ट्रोमा में या इनकी थिकनेस में कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ सिक्रीशंस में चेंज आता है। 10% पेशेंट्स में एडिनोमैटस चेंजेस या फिर हाइपरप्लेजिया होता है, और ये कब होता है? डेसिडुअल चेंजेस भी हो सकते हैं, ये होता है प्रेगनेंसी के समय, सिर्फ 10% पेशेंट्स में, 10%। बाकी मेनली जो चेंज होता है यूट्रस में वो एंडोमेट्रियम में होता है। प्रेगनेंसी के समय एंडोमेट्रियम डेसिडुआ बन जाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रेगनेंसी वाले में। तो डेसिडुआ जो होता है वो एंडोमेट्रियम को बोलते हैं। सर्विक्स में सिर्फ 10% पेशेंट्स में थोड़ा सा एडिनोमैटस हाइपरप्लेजिया या फिर डेसिडुअल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ओसीपीज से क्या होता है? ओसीपीज यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सर्विक्स में हाइपरट्रॉफी कराती हैं, लेकिन एंडोमेट्रियम में एट्रोफी कराती है। बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन है। तो जब ओसीपीज लेती है पेशेंट तो उसका ओवुलेशन बंद हो जाता है। ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ओवुलेशन कैसे बंद होता है। जब हम बाहर से हार्मोन्स देते हैं तो अंदर की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स हैं वो शट डाउन हो जाते हैं, इसलिए ओवुलेशन बंद हो जाता है। एंडोमेट्रियम बिल्कुल थिन हो जाता है, इसीलिए जब पीरियड्स, जब पेशेंट ओसीपीज पे होती है, पिल्स पे होती है, उसका पीरियड्स बहुत हल्के हो जाते हैं। वो बोलेगी आपको आके कि पीरियड आ तो रेगुलर रहा है, पेन खत्म हो गया, लेकिन बहुत कम आ रहा है, क्योंकि जो अंदर की लाइनिंग है बिल्कुल सूख जाती है। लेकिन सर्विक्स में इसका उल्टा इफेक्ट होता है, हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोसर्वाइकल एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम है इसका हाइपरप्लेजिया होता है, और ये साइड इफेक्ट है ओसीपीज का, जिसकी वजह से किसी किसी पेशेंट में पैप स्मीयर में एबनॉर्मल आता है, और किसी किसी बहुत रेयरली केस में कैंसर सर्विक्स भी बन सकता है। तो ओसीपीज डेंजरस होता है उन पेशेंट्स के लिए जो ऑलरेडी एट रिस्क है कैंसर के लिए। ओके, अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्विक्स का, और ये आगे जाके आप बहुत सारी चीज़ों में पढ़ोगे, क्योंकि यही मेन एरिया है जहाँ पर सारे चेंजेस होते हैं, सारे ट्रॉमेटिक चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस। अगर कोई पीएच में चेंज हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, आपने सुना होगा अपने डॉक्टर को बोलते हुए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में असिस्टेंट की तरह, कि सर्वाइकल इरोजन है या फिर मेटाप्लेजिया है, एचपीवी इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या फिर कैंसर बन रहा है, डिस्प्लेजियाज हो रहे हैं, CIN हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसी जोन में होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में। ओके, तो अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन जोन के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ये बाहर वाला एरिया पिंकिश दिखता है जब स्पेकुलम डालते हैं, अंदर का एरिया अगर आपको दिख रहा है खुला हुआ तो वो थोड़ा सा डार्क रेड दिखता है, क्योंकि वो एंडोसर्वाइकल थिन लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, उनके अंदर सिक्रीशंस भरे हुए होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जोन वो जंक्शन है जो कि एंडो और एक्टो का जंक्शन होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर मैं आपको लाइन से बताऊं, प्यूबर्टी से पहले जब बच्ची छोटी होती है तो ये जो है ये अंदर की तरफ होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम है। तो जब ईस्ट्रोजन कम है तो ये जो जंक्शन है अंदर की तरफ होता है, यानी कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हल्का सा अंदर होता है, कॉलमनर दिखता ही नहीं है। कॉलमनर ग्रो करता है एंडो ईस्ट्रोजन की वजह से। तो कॉलमनर कब कब बाहर दिखेगा आपको? जब जब ईस्ट्रोजन बॉडी में हाई होगा, या तो पेशेंट पिल्स ले रही है, हाई डोज ईस्ट्रोजन पिल्स ले रही है, ओसीपीज ले रही है, या फिर वो प्रेग्नेंट है, तो ये बाहर कॉलमनर जो सेल्स हैं बाहर आ जाते हैं, ये ग्रो करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो जंक्शन है वो बाहर आ जाता है, वो आपको बाहर दिखने लग जाता है, एक्टो सर्विक्स पे दिखने लग जाता है। या तो पिल्स है, या फिर प्रेगनेंसी है, और या फिर पेशेंट प्यूबर्टी में जा रही है, यानी कि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाली है, तो उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कंटेंट बढ़ गया है। उस समय अगर स्पेकुलम डाल के देखेंगे, ऑल्दो ऑब्वियसली प्यूबर्टी के समय बच्ची इतनी छोटी होती है तो हम स्पेकुलम नहीं डालते, बट ये चेंजेस उस समय होते हैं जब अंदर का कॉलमनर एपिथेलियम बाहर आ जाता है। तो जो रेडनेस है सर्विक्स की वो बढ़ जाती है, और आपको ऐसे ग्लैंडुलर ग्रेप लाइक अंगूर के गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर्स बाहर दिखने लग जाते हैं, यानी कि बाहर अंदर वाला एपिथेलियम बाहर आ गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन चेंज होता रहता है, कभी
सरफेस पे होता है, कभी अंदर चला जाता है, कभी बाहर आ जाता है। और ये अंदर कब जाएगा? जब बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन बहुत कम हो जाएगा, या तो प्री प्यूबर्टी, बच्ची बहुत छोटी है, ईस्ट्रोजन बहुत कम है, या फिर मीनोपॉज के बाद। मीनोपॉज जब 2-3 साल हो गए, ईस्ट्रोजन खत्म हो गया बॉडी का, तो ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम अंदर चला जाता है, कॉलमनर और अंदर चला जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन अंदर बाहर होता रहता है। तो जो भी ओरिजिनल जंक्शन था स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन, और जो न्यू स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन बना है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एंड चेंजेस इन द बॉडी, उस बीच के एरिया को ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन एंड न्यू स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन के बीच के एरिया को TZ बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। और मैंने बताया था ये बेसल रिजर्व सेल्स होते हैं जो कॉलमनर सेल्स के बेस पे होते हैं। ये क्यूबॉइडल सेल्स जो मैंने बनाए थे, यहाँ बनाए थे, कॉलमनर सेल्स के बीच में ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो कि बेसल रिजर्व सेल्स होते हैं, जो कि मेटाप्लेजिया में हेल्प करते हैं। कॉलमनर को स्क्वैमस में चेंज करना, स्क्वैमस को कॉलमनर में चेंज करना, ये इनका काम होता है। ठीक है, तो अब मैंने बताया आपको ट्रांसफॉर्मेशन जोन मेन वो एरिया है जहां पर सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HPV वायरस का इन्फेक्शन हो, यहीं पर अटैक होता है। क्योंकि स्टैटिक जोन नहीं है, ये डायनेमिक जोन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस और बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि बॉडी में चेंजेस चलते रहते हैं। कभी हार्मोनल चेंज हो रहा है, कभी सेक्शुअल ट्रॉमा हो रहा है, कभी कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मीनोपॉज हो रहा है, पेशेंट को पिल्स ले रही है। तो उसकी वजह से इस जोन में, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में जो ये जंक्शन है, लगातार चेंजेस होते रहते हैं। इससे कॉल्पोस्कोपी में ये वाला एरिया, हम कॉल्पोस्कोपी बाद में डिस्कस करेंगे, ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखता है। शुरू में हल्का सा पेल दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप कुछ एसिड लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। इसलिए ये मेन मोस्ट कॉमन एरिया है किसी भी डिस्प्लेजिया, सर्वाइकल कैंसर, कार्सिनोमा इन सीटू, या फिर HPV वायरस इन्फेक्शन, या फिर ट्रॉमा के लिए। ठीक है, तो दैट्स इट गाइज। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत है। इसकी अगर विड्थ मैं बताऊं ट्रांसफॉर्मेशन जोन की, तो 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो शुरू में जब बच्ची प्री प्यूबर्टल स्टेज में, प्यूबर्टी नहीं हुई है, या फिर मीनोपॉज में, तब आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन एकदम पतला सा 1 मिलीमीटर रह जाएगा। लेकिन जब ये एक्टिव जोन में होता है, जब कुछ हो रहा है बॉडी के अंदर, हार्मोनल चेंजेस, पिल्स, प्रेगनेंसी, ट्रॉमा, सेक्सुअल ट्रॉमा, या फिर पिल, या फिर इन्फेक्शन, या फिर कैंसर, तो उस समय 10 मिलीमीटर तक बड़ा हो सकता है। इतना बड़ा मोटा भी हो सकता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज। इससे ज़्यादा हिस्टोलॉजी आपको नहीं जाननी है। ये हमने सिर्फ एंडोमेट्रियम, सर्विक्स और ट्रांसफॉर्मेशन जोन डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस एनाटोमी पढ़ाऊंगी आपको। मोस्ट लाइकली इस बार हम लेंगे विजाइना, और कोशिश करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब और ओवरी भी साथ में डिस्कस कर लें। तो फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और वेजाना की एनाटॉमी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की एनाटॉमी में आएंगे। लास्ट में ब्लड वेसल्स पे आएंगे, क्योंकि ब्लड वेसल बेसिकली सिर्फ एक स्ट्रक्चर को नहीं, पूरे स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगा। तो हम पूरा डायग्राम बना के पूरे जितने स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटेलिया, सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और लेक्चर्स बनाऊँ। जैसा कि मैंने बताया, ये लेक्चर्स रेलेवेंट हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जो GNM ANM की तैयारी कर रहे हैं, नीट PG स्टूडेंट्स के लिए जिनको गायनी ऑब्स नहीं समझ में आ रहा है, या जिनको लगता है कि लेक्चर से पढ़ना है, क्योंकि इसमें शॉज गायनेकोलॉजी और DC दत्ता और आपके मैरो के नोट्स शामिल हैं। उसका पूरा निचोड़ मैंने बनाया। साथ ही वो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स जो UG PG कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो रहेगा, क्योंकि मैं कुछ क्लासेस लेने वाली हूँ जूम पे, तो उसी को रिकॉर्ड करके मैं डालने वाली हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट लाइकली ऑब्स्टेट्रिक्स पे रहेगा, कि कैसे पेशेंट को पेट से एग्जामिन करना होता है, एंटीनेटल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट, कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आई है तो आप उसको कैसे फील करोगे, क्या क्या फील करोगे, बच्चे की पोजीशन, लाई, प्रेजेंटेशन, और ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है, बट उसको मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट करने वाली हूँ। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। इसको जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।